Good morning, students. How are you all? Today we are going to start with the third chapter of history, that is rural life during the British rule. ठीक है? Till last chapter we have discussed that about the expansion of British rule, that how Britishers came to India and expanded with different policies and through different wars of Battle of Plassey and Battle of Buxar. So in this chapter we are going to discuss about the rural life. Rural life beta village life. So if you people knows that from the very ancient time our rural peoples are means their main occupation is farming, means maximum of our population of rural peoples were dependent on farming. They used to do farming. So when Britishers were not here, they won't came here, or before the coming of Britisher, we can say at the advent of Britisher, means when just Britishers came to India, means before the expansion of British rule, what Britishers noticed that at that time इंडियन पीजेंट्स वर सेल्फ सफिशिएंट, मीन्स वो इतना प्रोड्यूस कर लेते थे बेटा कि वो सेल्फ सफिशिएंट थे, तब उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी. तो यहाँ के जो फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, दे वर हैप्पी एट द we can say before the coming of Britishers. They were self-sufficient, they were happy, their maximum population was involved in farming. They wants to do farming happily. और जो भी villagers की requirement थी वो village के farmers ही fulfill कर देते थे, इतने वो self-sufficient थे. But when Britishers came and they started expanding their control over India, तो उन्होंने क्या किया, peasants को अपने अंडर में कैप्चर कर लिया. Before क्या था, before the advent of Britisher, the peasants used to give certain part of their produce to the king as a revenue tax. तो वो देते थे king को, कुछ produce दे देते थे या in kind या cash कैसे भी दे देते थे. But in case of failure of crops because of any calamity or drought or not coming of rain, अगर क्रॉप फेल हो जाता था बेटा, तो ऐसे में जो है अगर वो नहीं दे पाते थे रेवेन्यू राजा को, तो राजा उनको फोर्स नहीं करता था, किंग फोर्स नहीं करता था. ब्रिटिशर से आने से पहले कौन रूल करता था इंडिया पे? मोनार्क रूल करते थे, किंग रूल करते थे. तो किंग उनको फोर्स नहीं करते थे कि किसी भी कंडीशन में उनको रेवेन्यू देना है. बट जब ब्रिटिशर्स ने कैप्चर किया इंडिया को, तो दे स्टार्टेड फोर्सिंग द इंडियंस कि उनको जो है पीजेंट्स को जो है रेवेन्यू देना ही पड़ेगा. रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम जो था ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया. तो दिस इज गिवन इन द फर्स्ट पैराग्राफ. और इस स्ट्रिक्ट रेवेन्यू कलेक्शन से जो है इंडियन फार्मर्स पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा जो है हार्ड बन गई. अब फर्स्ट हेडिंग ब्रिटिश एग्रीरियन पॉलिसीज. तो अंडर दिस वी विल सी दैट व्हाई ब्रिटिशर वांट्स मनी. क्यों रेवेन्यू चार्ज करते थे इंडियन फार्मर्स से? तो ब्रिटिशर्स वांट मनी ताकि वो इंडिया से गुड्स परचेज करके अपनी कंट्री में भेज सके. दे वांट मनी फॉर मेंटेनिंग देयर लार्ज आर्मी. वो इंडिया पे एक्सपेंड कर रहे थे, कैप्चर कर रहे थे, तो उनको उसके लिए उनको आर्मी की जरूरत थी. तो आर्मी का सारा जो खर्चा है वो ब्रिटिशर्स को उठाना पड़ता था. तो दे वांट मनी फॉर बाइंग गुड्स, फॉर मेंटेनिंग देयर लार्ज आर्मी, फॉर देयर डे टू डे एक्सपेंसेस. ब्रिटिशर्स नीड्स मनी, और वो मनी उनको कहाँ से मिल रही थी? इंडियन पीजेंट्स पर वो टैक्स, वो रेवेन्यू चार्ज करते थे. फॉर दैट दे नीड रेवेन्यू. ठीक है. अब स्टार्टिंग एट फर्स्ट जो है ब्रिटिशर्स ने रेवेन्यू कलेक्शन कैसा स्टार्ट किया? बिडिंग सिस्टम. बिडिंग सिस्टम बेटा इसमें अपन कह सकते हैं बोली लगती है, जो है जो लोग इस सिस्टम में इंटरेस्टेड है उनको बुलाया जाता है और सब अपनी अपनी रेट बोलते हैं. तो जो हाईएस्ट रेट बोलता है उसको उसका जो है राइट दे दिया जाता है. तो सबसे पहले ब्रिटिशर्स में अभी कौन उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेरन हेस्टिंग. लॉर्ड वेरन हेस्टिंग ने क्या इंट्रोड्यूस किया? बिडिंग सिस्टम. अकॉर्डिंग टू सिस्टम जो भी ज्यादा ऑक्शनिंग करेगा, ज्यादा बोली लगाएगा, उसको ये राइट मिल जाएगा कि वो इंडियन फार्मर से रेवेन्यू कलेक्ट कर सके. तो ब्रिटिशर्स डायरेक्ट फार्मर से कलेक्ट नहीं करते थे, वो थ्रू बिडिंग सिस्टम जो है, जो भी ज्यादा बिडिंग करता था, ज्यादा ऑक्शनिंग करता था, उसको ये राइट दे देते थे कि तुम जाओ हमारे बिहाफ पे जाके फार्मर से रेवेन्यू कलेक्ट करो. अब इतना फिक्स अमाउंट बता देते थे ब्रिटिशर्स कि हमको इतना रेवेन्यू, हमारी जरूरत इतनी है, अब तुमको जितना चाहिए उतना फार्मर से कलेक्ट करो, हमको जितना चाहिए, ब्रिटिशर्स को जितना चाहिए उतना अमाउंट हमको दे दो, और बाकी रिमेनिंग जो अमाउंट है वो तुम बीच में रख लो. तो इस तरह से जो मिडल मैन, जो एजेंट्स है, एक्चुअली दे आर कॉल्ड एज एजेंट्स,
तो एजेंट्स को भी बेनिफिट और प्रॉफिट होता था। तो अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स वर बेनिफिटेड, एजेंट्स वर बेनिफिटेड, बट इसका नेगेटिव इंपैक्ट किस पे आ रहा था? पीजेंट्स पे आ रहा था। पीजेंट्स को बहुत ज्यादा जो है डोमिनेट किया जाता था, एक्सप्लॉइट किया जाता था, उनसे ज्यादा से ज्यादा जितना उनकी क्रॉप पे नहीं हो रहा था ग्रोथ, उससे ज्यादा उनसे रेवेन्यू लिया जा रहा था। तो धीरे धीरे क्या हुआ बेटा, ये बिडिंग सिस्टम वाज फेल्ड। व्हाई इट वाज फेल्ड? क्योंकि जितना उनका क्रॉप नहीं हो रहा उससे ज्यादा उनसे रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा है, तो वो रेवेन्यू पे नहीं कर पाते थे तो मिडिल मैन जो है ब्रिटिशर्स को फिक्स अमाउंट नहीं दे पाता था। इससे मिडिल मैन के भी राइट, एजेंट्स के भी राइट जा रहे थे, ब्रिटिशर्स भी अनहैप्पी थे क्योंकि वो जाते थे उनको नहीं मिल रहा था। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, आगे जाके दिस सिस्टम ऑफ बिडिंग विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वैरन हेस्टिंग वाज फेल्ड। आफ्टर दैट फाइनली ब्रिटिशर्स ने क्या सॉल्यूशन निकाला, दे इंट्रोड्यूस 3 न्यू सिस्टम, दैट इज उन्होंने नया रेवेन्यू कलेक्शन मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया, 3 नए सिस्टम इंट्रोड्यूस किए। अकॉर्डिंग टू दैट दे इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, महरवारी सिस्टम, रोजवारी सिस्टम। इंपॉर्टेंटली इस चैप्टर में हमारा बेसिक जो मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन है यही है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में पीजेंट से रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए क्या मैकेनिज्म, क्या पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की। तो दे इंट्रोड्यूस 3, फर्स्ट दे इंट्रोड्यूस बिडिंग सिस्टम that was failed. After they introduced these 3 mechanisms, these 3 system, permanent settlement, meherwari system and ryotwari system. One by one each we will see. First, permanent system. This system was introduced in 1793 in Bengal and Bihar. Basically it was introduced in 1793 by Lord Cornwallis. Who introduced it? Lord Cornwallis in 1793 in Bihar and Bengal provinces. What are the features of this permanent settlement system? परमानेंट सेटलमेंट के बेसिकली फीचर्स क्या थे बेटा? फीचर्स ये थे कि इसमें जो रेवेन्यू है वो फिक्स रहेगा। द रेवेन्यू वॉज फिक्स, चेंज नहीं होगा एवरी ईयर, या कम ज्यादा नहीं होगा। हमने क्या पढ़ा था कि पहले जो मोनार्क को पीजेंट्स देते थे रेवेन्यू, वो अगर क्रॉप फेलियर की वजह से पीजेंट्स नहीं दे पाते थे तो मोनार्क उनको फोर्स नहीं करता था। बट परमानेंट सेटलमेंट में जब ब्रिटिशर्स कलेक्ट कर रहे हैं तो इसमें फिक्स्ड है कि इतना रेवेन्यू तो पीजेंट्स को हर कंडीशन में देना ही पड़ेगा। तो दिस वाज वन ऑफ द फीचर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। सेकंड फीचर ये था कि अब इसमें पीजेंट से कलेक्ट कौन करेगा? यहाँ पे तो एजेंट्स कलेक्ट कर रहे थे बिडिंग सिस्टम में, परमानेंट सेटलमेंट से पीजेंट से कौन कलेक्ट करेगा रेवेन्यू? तो जो लोकल जमींदार लोग होते थे ना बेटा, लैंडलॉर्ड्स होते थे ना, ब्रिटिशर्स ने उन लैंडलॉर्ड्स को कहा था कि आप लोग पीजेंट से जो है रेवेन्यू कलेक्ट कर हमको देना। अगर जमींदार जो है फिक्स्ड अमाउंट पे करने में फेलियर हो जाते हैं उनका, तो उनसे उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी, लैंड छीन लिया जाता था, राइट ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू फ्रॉम पीजेंट्स जो है वो छीन लिया जाता था। फिर फर्दर नए जमींदार को राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू दे दिया जाता था। अब इसमें जमींदार का क्या बेनिफिट है कि उनको लैंड मिल रही है, प्लस वो पीजेंट से वही चीज है कि कलेक्ट कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू, और ब्रिटिशर्स को फिक्स अमाउंट चाहिए तो वो फिक्स अमाउंट उनको दे देते हैं और एक्स्ट्रा बेनिफिट खुद ले लेते हैं। ठीक है, तो दिस वाज द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। अब इसका नेगेटिव इंपैक्ट पीजेंट्स पे क्या हुआ कि एक फिक्स अमाउंट शायद उनके पास है कि नहीं, पीजेंट्स को वो उनको एज ए रेवेन्यू देना ही पड़ता था। तो इससे पीजेंट्स की कंडीशन डे बाय डे बहुत ज्यादा जो है वर्स होती चली गई, और काफी बार वो जो है अमाउंट नहीं पे कर पाते थे, तो ऐसे में उनको डेप्थ लेना पड़ता था, लोन लेना पड़ता था। इस तरह से वो एक डेप्थ ट्रैप में, लोन की साइकिल में, कर्जे की साइकिल में फंसकर रह जाते थे, और जिससे कभी वो बाहर नहीं आ पाते थे बेटा। एंड सेकंड सिस्टम, रीड द चैप्टर केयरफुली, यू विल इजीली अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी लेटर। नाउ सेकंड पॉइंट, महलवारी सिस्टम। बेटा दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन यूपी, एमपी एंड पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड पंजाब प्रोविंसेस। इन 3 प्रोविंसेस में ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। क्यों? क्योंकि इन 3 प्रोविंसेस में ग्रुप ऑफ विलेजेस होते थे, और उन ग्रुप ऑफ विलेजेस को हम कहते थे महल्स। ठीक है, और उनके हेड होते थे, हेडमैन होते थे। ठीक है, तो उन महल्स के जो ग्रुप ऑफ विलेजेस जिनको महल्स बोला जा रहा है, उनके जो हेडमैन होते थे, यहाँ पे वो लोग रेवेन्यू यहाँ पे कलेक्ट करते थे, एजेंट्स रेवेन्यू यहाँ पे कलेक्ट करते थे, रेवेन्यू लोकल जमींदार, और यहाँ इस सिस्टम में, महलवारी सिस्टम में जो है कलेक्ट करते थे रेवेन्यू पीजेंट से। जो विलेजेस है, ग्रुप ऑफ विलेजेस के जो हेड है वो लोग कलेक्ट करते थे, हेडमैन्स कलेक्ट करते थे, और ग्रुप ऑफ विलेजेस वर कॉल्ड एज महल्स। दैट व्हाई दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज महलवारी सिस्टम, एंड दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन यूपी, एमपी एंड पंजाब। इसमें रेवेन्यू फिक्स था परमानेंट सेटलमेंट में, इसमें ईच ईयर रिवाइज होता था। महलवारी सिस्टम में रेवेन्यू फिक्स नहीं था कि जब तक पीजेंट्स जो है
फार्मिंग करेंगे तब तक उनको इतना देना पड़ेगा। यहाँ पे कोई फिक्स नहीं था, यहाँ पे महलवारी सिस्टम में रेवेन्यू फिक्स नहीं था, ईच ईयर जो है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कम ज्यादा होता रहता था। थर्ड जो मैकेनिज्म इन्होंने इंट्रोड्यूस किया फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू दैट वाज रोयतवारी सिस्टम, और ये रोयतवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ मद्रास में और बॉम्बे में, और इस रोयतवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया थॉमस मुनरो ने। दिस रोयतवारी system was introduced by Governor General Thomas Munro in Madras and Bombay presidencies. Why it is called as रोयतवारी system? क्योंकि under this system revenue was collected by Britishers directly from peasants, और peasants को उस समय बोला जाता था रियोट्स। That's why this system is called as रोयतवारी। peasants को क्या बोला जाता था इन जगहों पे? रियोट्स। और इसमें रेवेन्यू कौन कलेक्ट कर रहा है? ब्रिटिशर्स। बेटा यहाँ पे एजेंट्स कलेक्ट कर रहे हैं रेवेन्यू, यहाँ पे लोकल जमींदार, यहाँ पे महल में ग्रुप जो विलेजेस के हेड है, महल्स के हेड है, हेडमेन्स कलेक्ट कर रहे हैं रेवेन्यू। इसमें रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स डायरेक्टली, पीजेंट से बीच में कोई भी नहीं है। तो दीज आर द थ्री पॉलिसीज और मैकेनिज्म अंडर द ब्रिटिश रूल इन विलेजेस रूरल लाइफ। फर्दर वी आर मूविंग टू द सेकेंड टॉपिक बेटा। सो बेटा our नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पैक्ट ऑफ एग्रीग्रियन पॉलिसीज। अब अपन ने ये तो डिस्कस कर लिया कि कौन कौन सी एग्रीग्रियन पॉलिसीज ब्रिटिशर्स ने इम्पैक्ट की, परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी सिस्टम और रोयतवारी सिस्टम फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया। अब इसका इम्पैक्ट क्या आया? तो फर्स्ट इम्पैक्ट अपन पढ़ेंगे डिटरेटिंग इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीजेंट। इसका इम्पैक्ट ब्रिटिशर्स पे तो बेटा अच्छा है, उनको रेवेन्यू मिल रहा था, उनका कहीं ना कहीं काम निकल रहा था इंडिया से, ठीक है। अब इंडिया के पीजेंट्स पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आया कि उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति थी बहुत ज्यादा डाउन हो गई। कैसे डाउन हो गई बेटा? तो उनको चाहे उनकी क्रॉप फेलियर हो रही है, चाहे रेन आ रही है, उस समय कोई बेटा उनको इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, कोई ट्यूबवेल्स या कुछ अपन कह सकते हैं लार्ज लेवल पे मैकेनाइज थिंग, या अपन कह सकते हैं जो आज HYV वैरायटीज ऑफ शीट्स अवेलेबल है, फर्टिलाइजर्स अवेलेबल है, तो ये सारी चीजें उस समय अवेलेबल नहीं थी। उनकी क्रॉप फिक्स थी, दे वर टोटल डिपेंडेंट ऑन rain or monsoon for the irrigation facility. They were not having any other irrigation facilities. तो उनकी जो क्रॉप थी वो फिक्स थी। अब ऐसे में किसी ये रेनफॉल नहीं हो रही है, मॉनसून सही नहीं है, तो उनकी क्रॉप फेलियर हो जाती थी, कभी सूखा हो जाता था, ड्रॉट हो जाता था, कभी क्रॉप कम हो जाती थी, कभी फसल में कीड़े लग जाते थे। तो जो रेवेन्यू था वो तो ब्रिटिशर्स का फिक्स था, उनको पे करना, पर उतना वो अर्न नहीं कर पा रहे। तो वो लैंड को कैसे मानते थे इंडियंस उस समय कि जमीन जो है वो हमारी माँ की तरह है, तो वो जमीन को कभी सेल नहीं करते थे, सोल्ड नहीं करते थे, बेचते नहीं थे। वो किसी भी कंडीशन में जमीन को बचाने के लिए लोन लेते रहते थे, और लोन लेते थे मनी लेंडर्स से बड़े बड़े, तो वो उनको बहुत हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ता था, और इस तरह से वो कर्जे की साइकिल में फंस के रह जाते थे। और सिर्फ रेवेन्यू पे करने के लिए तो उनको नहीं चाहिए, जीवन जीने के लिए और भी जरूरत होती थी। काफी बार डेथ हो जाती है, तो अपने आपको पता है कि इंडिया में किसी की डेथ हो जाती है तो उसके पीछे बहुत ज्यादा जो है सोशल ऑब्लिगेशंस होते हैं, बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। प्लस मैरिजेस होती थी, तो उनके फैमिलीज में, पीजेंट्स की फैमिली में और भी तो काम होते थे, तो रेवेन्यू भी पे करना और भी काम, तो वो हर समय क्या करते थे? मनी लेंडर से लोन लेते रहते थे। इस तरह से लोन लेते लेते दे वर कैप्चर्ड इन अ डेब्ट ट्रैप। द डेब्ट ट्रैप बोलते बेटे एक कर्जे की साइकिल, विशियस, बहुत ही बैड साइकिल होती है, उसमें फंस के रह जाते थे और उससे कभी बाहर निकल नहीं पाते थे, इतना कर्जा। और फाइनली जो मनी लेंडर्स उनको देते थे लोन, जब वो पे नहीं कर पाते थे लोन बैक, इंटरेस्ट पे नहीं कर पाते, तो मनी लेंडर्स उनसे जबरदस्ती उनकी लैंड जो वो गिरवी रखकर लोन ले रहे हैं ना बेटा, जमीन उनसे उनकी छीन लेते थे। तो ये जो पीजेंट्री है उस पर बहुत ज्यादा बैड इम्पैक्ट आया उन 3 पॉलिसीज का। फर्दर एम्फेसिस ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप। बाद में ब्रिटिशर्स को धीरे धीरे क्या हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ 19th सेंचुरी में, आपको पता हो तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ पे हुआ? फर्स्ट जो हुआ इंग्लैंड में हुआ, ब्रिटिश कॉलोनीज में हुआ, ब्रिटिश कंट्रीज में हुआ। तो जहाँ ज्यादा इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजीज, मशीनरीज डेवलप होने लगी, बहुत ज्यादा गुड्स बनने लगे, तो यहाँ से रॉ मटेरियल की जरूरत ज्यादा पड़ने लगी। तो पहले मैंने बताया इंडियंस क्या थे? सेल्फ सफिशिएंट थे, किसी पे डिपेंडेंट नहीं थे, वो इतना अपनी जरूरत की चीजें इंडिया में उगा लेते थे ब्रिटिशर्स के आने से पहले, कि उनको किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ता था। पर अब ब्रिटिशर्स ने जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ना बेटा 19th सेंचुरी में, तो ब्रिटिशर्स ने इंडियन फार्मर्स को
फोर्स करना शुरू किया कि तुम अपने खेतों में अनाज ना उगा के कैश क्रॉप उगाओ। कैश क्रॉप क्या? ऐसी क्रॉप जिनसे जो है फर्दर कैश प्रोड्यूस हो सके। मतलब जो ब्रिटिशर्स की, इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज में जिन रॉ मटेरियल की जरूरत थी ना, जूट की, कॉटन की, हम कह सकते हैं इंडिगो की। इंडिगो एक तरीके का डाई होता है बेटा, कलर होता है, केमिकल होता है, जिससे कपड़ों को अलग अलग कलर्स दिए जाते हैं। तो इन चीजों पे फोर्स करने लगे ब्रिटिशर्स। तो अब इंडियंस क्या है, अपनी मर्जी से अपने खेतों पर जो है अपनी जो फूड क्रॉप्स में ग्रो करके उनको जबरदस्ती कैश क्रॉप ग्रो करना पड़ रहा था। तो दिस आर द टू इम्पैक्ट्स ऑफ दैट एग्रीरियन पॉलिसी। फर्दर एक और चीज आपकी येलो बॉक्स में इंपॉर्टेंट केस स्टडी दे रखी है बेटा, इंडिगो और केस स्टडी। इंडिगो मैंने बताया एक तरह का डाई था, केमिकल था, कलर था। अब इस केस स्टडी में ये दे रखा है कि ब्रिटिशर्स को इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जब है ना अपने इंडियन फार्मर्स को जो है ब्रिटिशर्स फोर्स करने लगे टू ग्रो द कैश क्रॉप। अब इस कैश क्रॉप में कुछ ऐसी क्रॉप्स होती है बेटा जिसका जो है जो सॉइल की फर्टिलिटी को लूज कर देती है। मतलब इन क्रॉप्स को ग्रो करने में लैंड नीड्स 4 टाइम्स वाटर। जब किसी ऑफ वाटर इज सलाइन, तो जब सैलिनिटी बढ़ जाएगी लैंड में तो उसकी क्या होगी, फर्टिलिटी लूज हो जाएगी। तो एक बार अगर कोई फार्मर अपने लैंड पर इंडिगो या इस तरीके का कोई केमिकल या कोई कैश क्रॉप ग्रो कर देता था, फिर अगर वो फ्यूचर में चाहे कि मैं अब अपने लैंड पे फूड क्रॉप ग्रो करूं, तो वो ग्रो नहीं कर सकता था। उसकी लैंड जो है पूरी तरह से खराब हो जाती थी, लैंड की जो सॉइल की फर्टिलिटी थी वो पूरी तरह से लूज हो जाती थी। तो इस तरह से फार्मर्स की लाइफ ऑलरेडी हेल्प हो रखी है ब्रिटिशर्स के आने से। रेवेन्यू पे करना पड़ रहा है, लोन लेने पड़ रहे हैं, ऊपर से अब जबरदस्ती कैश क्रॉप ग्रो करो उनके हिसाब से, ब्रिटिशर्स के हिसाब से। फिर जो लैंड है थोड़ी सी उसकी फर्टिलिटी भी जा रही है, तो इससे फार्मर की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई। शुरू में जो इंडिगो था वो कौन ग्रो करता था ब्रिटिशर्स के लिए? वेस्ट इंडीज और नॉर्थ अमेरिका ग्रो करता था। पर वेस्ट इंडीज और नॉर्थ अमेरिका की भी जो लैंड की फर्टिलिटी खत्म होने की वजह से प्रोडक्शन रिड्यूस हो गया। वहां दूसरी तरफ से इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से और ज्यादा इंडस्ट्रीज खुलती जा रही है और ज्यादा डिमांड जो है कैश क्रॉप की बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में ब्रिटिशर्स टर्न टू इंडिया की तरफ मुंह किया और इंडिया में स्पेशली बंगाल में उन्होंने बंगाल के पीजेंट्स को फोर्स किया कि तुम टोटली कैश क्रॉप ही ग्रो करोगे। इस तरह से बंगाल के जो पीजेंट्स से उनकी लैंड खराब होती गई और आखिर वो अत्याचार सह के इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि दे स्टार्टेड rebellion against the revolting against the Britishers, they starting raising their voice against the Britishers। आंदोलन छेड़ दिया और जो ब्रिटिशर्स ने प्लांटर्स जो अपॉइंट कर रखे थे पीजेंट से खेती करवाने के लिए, उनके ऊपर हेड होते थे प्लांटर्स, प्लांटेशन ओनर्स, जो कि ब्रिटिशर्स को वो क्रॉप अवेलेबल करवाते थे। तो उन जब जो पीजेंट से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए ना, तो दे स्टार्टेड बीटनिंग और किलिंग द गोमास्तास। गोमास्तास उस समय बोला जाता था, ये वर्ड दे रखा है, इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए। गोमास्तास कौन थे? गोमास्तास थे वो प्लांटेशन ओनर जो उनसे जबरदस्ती कैश क्रॉप ग्रो करवाते थे। तो वहां पे बंगाल में रिवॉल्ट होना शुरू किया और फाइनली जब रिवॉल्ट बहुत ज्यादा जो है हम कह सकते हैं सीवियर हो गया, तो ब्रिटिशर्स को बंगाल से भाग के जो है बिहार की तरफ जाना पड़ा। अभी भी इंडिया में जो है ब्रिटिशर्स ने इंडिगो ग्रो करना, कैश क्रॉप ग्रो करना बंद नहीं किया, उन्होंने वो जगह चेंज कर दी। बंगाल में रिवॉल्ट हुआ तो वो किस तरफ चले गए? बिहार की तरफ चले गए। तो दिस इज अ चैप्टर बेटा, रीड द चैप्टर केयरफुली। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। हियर योर चैप्टर कंप्लीट्स। छोटा चैप्टर था इसीलिए बेटा मैंने एक दिन में कंप्लीट कर दिया। रिमेनिंग थिंग्स आई विल सेंड यू, क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑल। ओके बेटा, थैंक यू।